शुरू करें। ये हटेगा तब इसको टैप करना है। वो आते रहेगा सर, सारा कमेंट भी आप देख सकते हैं सर। अच्छा ये तो शुरू करें। जी सर। पानी बचाओ जीवन पाओ अभियान में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। जल की महत्ता सभी लोग जानते हैं। जल अगर हमें 2 से 3 दिन तक नहीं मिले तो शायद हम जिंदा न रह पाएंगे। ये पूरा ब्रह्मांड एक भव्य इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक जीवित पदार्थ और दूसरा निर्जीव। जीवित पदार्थ में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, पौधे और जानवर आते हैं, सभी छोटे बड़े पौधे, सभी छोटे बड़े एनिमल्स। निर्जीव पदार्थ में 3 मुख्य चीज़ें हैं। पहला है ज़मीन यानी मिट्टी। मंजूर जरा सब दे देना वाईफाई। हवा के बिना हम 2-4 सेकंड या 10 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं, और जल के बिना हम 6 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप खुद महसूस करते होंगे कि पानी हमें नित्य दिन पीने की आवश्यकता होती है। जल जो है सचमुच में जीवन है, जल ही जीवन है। रहीम ने कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये अक्षरशः सत्य है, और बायोलॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी ये सत्य है। प्रत्येक प्राणी का, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल हो, उसका रचनात्मक इकाई सेल कहलाता है। यह सेल बिल्कुल उसी तरह है, एक ईंट की तरह है। जैसे एक बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, उस बिल्डिंग में कई कमरे होते हैं, प्रत्येक कमरे 4 दीवार के बने होते हैं, और प्रत्येक दीवार ईंट के बने होते हैं। जिस तरह से ईंट हमें बाहर से दिखलाई नहीं पड़ता है, उसी तरह से सेल हमारा बॉडी का बाहर से नहीं दिखता है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल कहलाता है, और सेल के अंदर में एक लिविंग लिक्विड होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और वो प्रोटोप्लास्ट का 80% भाग जल है। यानी हमारे जीवन का 80% भाग जल है। जल इसलिए हमारा जीवन है। जल का मतलब शुद्ध जल, गंदा जल नहीं, शुद्ध जल। प्रकृति में हमें शुद्ध जल मिलता है। ये आप जान लें कि यह पूरी धरती 75% जल से आच्छादित है, घिरा हुआ है। यानी जल जमीन का 75% कवर किए हुए रहता है। पूरे जल का 97% भाग समुद्र में पाया जाता है। जितना जल उपस्थित है उसका 97% समुद्र में पाया जाता है, जो खारे जल के रूप में रहता है, जिसका व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 3% जल है जो हमारे लिए उपयोगी है। उसमें से 1% जल हिमनद के रूप में पहाड़ों पर पाया जाता है, बर्फ के रूप में। उसका भी उपयोग हम लोग अधिकतर नहीं कर पाते हैं। 1% जल भूगर्भ जल है, यानी जमीन के अंदर पाया जाता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं कुआं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। बाकी 1% जल जो है, यही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। उसमें से 1% में से 0.3% तालाब में पाया जाता है, 0.3% झील में पाया जाता है, 0.3% नदियों में पाया जाता है, और सिर्फ 0.1% स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। इसी जल का उपयोग मनुष्य कर सकता है या करता है।
पानी की उपलब्धता को देखते हुए ही हमारी सभ्यता का विकास जलखंडों के किनारे हुआ है। अभी भी अगर देखेंगे प्रत्येक देश में बड़े बड़े शहर जो हैं ये नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यों? पानी की आवश्यकता की पूर्ति के उसकी उपलब्धता को देखते हुए। आप ये जान लें कि शुद्ध जल ही हमारे लिए उपयोगी होता है, लेकिन आज हम कुछ ऐसा काम करते हैं अपनी सुख सुविधा की उपलब्धि में जिसके दौरान कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि वो पानी शुद्ध नहीं रहता है, वो गंदा हो जाता है, जिसे आज हम पॉल्यूशन कहते हैं, पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। पॉल्यूशन मतलब जल के गुणों में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिससे मनुष्य को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुँचे को ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य का उद्देश्य पानी को गंदा करना नहीं है, लेकिन वह अपनी सुख सुविधा की उपलब्धि में बहुत से ऐसे कार्य कर देते हैं जिसके चलते वह स्वतः गंदा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि हम तालाबों में नहाते हैं, कपड़े साफ करते हैं। क्यों? कि हमारा कपड़ा साफ हो, हमारा शरीर साफ हो, लेकिन उस दौरान हम लोग उसमें साबुन और डिटर्जेंट्स यूज करते हैं जो पानी में चला जाता है और वह उसे प्रदूषित करता है। तो ये मैंने बताया कि किस तरह से हम ऐसा कार्य करते हैं जिसके चलते पानी प्रदूषित हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 1% वाटर को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं और वो भी अब धीरे धीरे गंदा हो रहा है। पानी जिस रफ्तार में गंदा हो रहा है, अगर ये रफ्तार जारी रहा तो आप ये समझ लें कि ये समय दूर नहीं है जब पानी की हर बूंद जहरीली हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी और हमें मारने के लिए वो सफिशिएंट होगा। पानी में कुछ आवश्यक चीज़ें रहनी चाहिए। क्या है प्रदूषण? किसे कहते हैं ये समझ लें कि प्रदूषण है कि जल के गुणों में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिससे मनुष्य को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुँचे को ही हम लोग प्रदूषण कहेंगे या उससे गंदा होना कहेंगे। शुद्ध पानी मतलब शुद्ध पानी में थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा घुली होनी चाहिए और बहुत थोड़ी सी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली होनी चाहिए। इसको हम लोग शुद्ध मानेंगे। लेकिन आज पानी में सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हार्डनेस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रेट इत्यादि केमिकल पदार्थ पहुंच रहे हैं या मिल जाते हैं जिसके चलते वो गंदा हो जाता है। ये जान लें कि शुद्ध जल का यानी कि पेय जल का pH 2 से 3 या 4 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होने से वो हाईली एसिडिक हो जाएगा और हमारे लिए नुकसान होगा। एल्कलाइन वाटर पीने के योग्य होता ही नहीं है, यानी जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज़्यादा घुला हुआ है वो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ppm में मापी जाती है। ppm क्या है कि 1 लीटर में किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मिलीग्राम घुला हुआ है तो उसे हम लोग 1 ppm यानी 1 ppm कहते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 7 से लेकर के 12 तक को बिल्कुल पवित्र माना जाता है और वो पीने योग्य है। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 6 से कम हो जाती है तो उसको हम लोग मॉडरेट मानते हैं, 5 अगर हो जाती है तो उसको हम लोग डाउटफुल मानते हैं और 4 या 4 से नीचे हो जाता है तो उससे हम लोग हाईली पॉल्यूटेड मानते हैं, जो पीने योग्य बिल्कुल ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि आपके घर के नल में जो जल आता है उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन नॉर्मली हम लोगों ने जो मापा था कई वर्षों पहले, ये 5 से लेकर के 7 के बीच में आया था। शिवगंगा का पानी अगर आप मापेंगे तो अभी भी उसमें 2 से 3 के बीच में डिजॉल्व ऑक्सीजन आएगा, यानी वो हाईली पॉल्यूटेड है, वो पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, इसलिए कभी भी उसको पिया नहीं जा सकता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये जान लें कि ऑक्सीजन आता कहाँ से पानी में, तो पानी में ऑक्सीजन घुलने से होता है।
ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है। हवा का कांटेक्ट पानी के सतह से है और हवा में ऑक्सीजन होता है जो उसमें घुलते रहती है। इसके साथ ही साथ पानी में छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, माइक्रो प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स लाइट के उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के फलस्वरूप वह ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है और वो ऑक्सीजन गैस पानी में घुलते रहती है। इस तरह से उसमें पानी में ऑक्सीजन आते रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी थोड़ी मात्रा में घुली रहनी चाहिए। ये 0.2 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 2 ppm तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो पॉल्यूटेड माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में कहाँ से आता है ये मैं बताता हूँ। कि हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो पानी के संपर्क में आने के बाद में घुल करके उसमें मिल जाती है। साथ ही साथ पानी में कुछ छोटे छोटे पौधे और कुछ जंतु मिलते हैं, वो श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया करने के फलस्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं जो पानी में घुल जाता है। इतना ही नहीं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी डिकम्पोज करते हैं जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसमें घुलती रहती है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा पानी में नहीं हो। एल्कलिनिटी भी पानी का प्रदूषण करने का एक जरिया है। एल्कलिनिटी ये कार्बोनेट और बायकार्बोनेट के चलते होता है। हालांकि कार्बोनेट और बायकार्बोनेट एक नट्रिएंट है, इम्पॉर्टेंट नट्रिएंट है, लेकिन वो प्लांट के लिए है। प्लांट पानी जितना ही नट्रिटिव होगा यानी जितना नट्रिएंट होगा वो उतना ही पॉल्यूटेड होगा। स्कीपर क्लॉज एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था कि अगर कार्बोनेट या बायकार्बोनेट 5 से लेकर के 20 ppm तक हो तो उसे हम लोग लेस प्रोडक्टिव मानते हैं, यानी वो लेस पॉल्यूटेड है। अगर 20 से लेकर के 100 तक है तो इसको हम लोग मॉडरेट पॉल्यूटेड या मॉडरेट पॉल्यूटेड मानेंगे। और अगर 100 से लेकर के ज़्यादा है, 250-300 तक अगर है तो वो हाईली नट्रिटिव है, यानी वो हाईली पॉल्यूटेड है। एल्कलिनिटी आने का जरिया क्या है? तो सबसे पहला जरिया है उसमें ये साबुन और डिटर्जेंट्स। हम लोग अधिकतर नदी, तालाब, झील में नहाते हैं और नहाने के समय में हम लोग विभिन्न तरह के साबुन और डिटर्जेंट्स का उपयोग करते हैं और उसको उसी में धो डालते हैं, जिसके चलते उसमें कार्बोनेट और बायकार्बोनेट पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी उसमें डिकम्पोज करते हैं जिसके चलते उसमें कार्बोनेट और बायकार्बोनेट आ जाते हैं। तो हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा, यानी हम लोग तालाब और झील और नदियों में डायरेक्टली नहीं नहाएं, बाहर नहा करके उसे फिल्टर करके तब उस पानी को उसमें भेजें। हार्डनेस, खारा पानी और मीठा पानी के बारे में आप जानते होंगे। खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है, मीठा पानी पीने योग्य होता है। ये खारापन भी विभिन्न तरह के सब्सटेंस के आने के चलते होता है, विभिन्न तरह के नट्रिएंट के मिलने मिलने से होता है। इसमें करंट के चलते भी होता है और विभिन्न तरह के ह्यूमन एक्टिविटी के चलते भी हार्डनेस पानी में आता है। कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट नट्रिएंट है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट भी है। कैल्शियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि पदार्थ पानी में पाया जाना चाहिए जो ज़मीन से आता है, और इसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं और इसी की उपस्थिति के चलते हम लोग इसे मिनरल वाटर कहते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा हमारे लिए खतरनाक है। ये भी 0.02 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओहले नामक एक वैज्ञानिक ने पानी को क्लासिफाई किया था कैल्शियम की उपस्थिति के आधार पर। उन्होंने ये कहा था कि वो पानी पुअर नट्रिटिव है अगर उसमें 10 ppm तक है, 10 से ज़्यादा अगर है, 10 से 15 तक है तो वह मीडियम नट्रिटिव है, और 15 से अगर ज़्यादा है तो हाईली नट्रिटिव है। जो पानी जितना ज़्यादा नट्रिटिव है वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यानी वो उतना ज़्यादा गंदा है, यानी वो उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसके अलावा पानी में क्लोराइड भी पाया जाता है,
क्लोराइड का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी में आने का, वो है सीवेज वाटर। हमारे घरों से निकले हुए गंदे जल, लैट्रिन और बाथरूम से जो निकलते हैं पानी, वो सीधे हमारे जल खंडों में पहुंच जाता है और वो उसमें क्लोराइड का अमाउंट बढ़ा देता है। क्लोराइड आने का एक और जरिया है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकले हुए एफ्लुएंट्स, उनमें भी काफ़ी अधिक क्लोराइड होता है। अब ये जान लें कि क्लोराइड के आधार पर रॉयल कमीशन ने ये कहा था कि अगर 30 ppm क्लोराइड किसी पानी में आ जाए तो वहाँ तक उसको क्षम्य माना जाता है या वहाँ तक उसको हम लोग उपयोगी मानते हैं। 30 ppm से ज़्यादा जो ही हो जाता है वो पॉइजनस हो जाता है और वो बिल्कुल ही पीने योग्य नहीं आता है और हमारे शरीर को वो नुकसान पहुँचाता है। फॉस्फेट भी एक इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट है जो हमारे जल खंडों में या जलों में पहुंच जाता है। फॉस्फोरस डेड बॉडीज़ को जब हम जलाते हैं या कोई भी चीज़ जब जलाते हैं तो उसमें बहुत अधिक फॉस्फोरस बनता है और उसे अगर हम लोग जल खंडों में पहुंचा देते हैं तो वो उसको प्रदूषित करता है। उसमें आने के लिए डिटर्जेंट्स भी फॉस्फेट को बढ़ाता है और बायोटिक एक्टिविटी भी फॉस्फेट को पानी में बढ़ाता है। इसको रोकने के लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए ताकि फॉस्फेट बिल्कुल ही नहीं पहुँचे। ये डेडली पॉइजनस मैटर है। नाइट्रेट भी एक इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट है जो हमारे पानी में पाया जाता है। नाइट्रेट बैक्टीरिया के एक्टिविटी के चलते हमारे पानी में आता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से जो एफ्लुएंट निकलते हैं वो भी हमारे पानी में नाइट्रेट पहुंचा देते हैं। साथ ही साथ कुछ प्लांट्स जो हैं वो भी नाइट्रिफिकेशन करते हैं जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, उसके भी एक्टिविटी के चलते नाइट्रेट का अमाउंट बढ़ जाता है। नाइट्रेट के आधार पर रॉयल कमीशन ने पानी को क्लीन, वेरी क्लीन, मॉडरेट, डाउटफुल और बैड के रूप में क्लासीफाई किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर 0.5 ppm नाइट्रेट मिलता है तो इसको हम लोग क्लीन मानेंगे। 2 ppm से लेकर के 2.6 ppm तक अगर मिले तो उसको हम लोग मॉडरेट मानेंगे। 4 ppm या उससे ज़्यादा मिले तो उसको हम लोग डाउटफुल मानेंगे और 4.9 यानी 5 ppm से ऊपर अगर मिले तो उसको हम लोग बिल्कुल बैड मानेंगे, यानी वो पॉइजनस होता है। इस तरह के पानी को हम लोग बिल्कुल ही नहीं पी सकते हैं। ये जान लीजिए कि ये सारे केमिकल पदार्थ हमारे मनुष्यों के एक्टिविटी के चलते ही पानी में शुद्ध जल में मिलता है और उसे पॉल्यूट करता है। अतः मित्रों, मैं ये बताऊंगा, ये कहना चाहूँगा कि पानी का संरक्षण होना चाहिए, उसको बचाया जाना चाहिए, उसको गंदा होने से, पॉल्यूट होने से बचाया जाना चाहिए। तो हमें ये अभी पता चला कि किन कारकों से ये पानी गंदा होता है। अब उसके क्या कारण हैं ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लें कि पानी में प्रदूषण होने का पहला कारण है एडिशन ऑफ सीवेज। सीवेज मतलब घर के लैट्रिन से, बाथरूम से निकला हुआ गंदे पानी जो नालियों के थ्रू जलखंडों में पहुंच जाते हैं। ये देखिए कि नदी, तालाब, झील, इन सबों में ये गंदे जल घर से निकल करके पहुंच जाते हैं। हम अपने घरों से पानी को निकालते हैं, वो छोटे नाली में जाता है, छोटे नाली से बड़े नाले में जाते हैं और बड़े नाले के बाद में सबसे नीचे में जो पाया जाता है या तो तालाब या झील या नदी, वहाँ पहुँच जाता है। इसमें बहुत अधिक केमिकल पदार्थ पाए जाते हैं जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया। उसके मिलने से ये पानी हमेशा गंदा होते रहता है। प्रत्येक घर में कम से कम 200-300 लीटर पानी निश्चित रूप से लाया जाता है। उसमें से सिर्फ 200-300 ml ही हमारे बॉडी के अंदर में उपयुक्त होता है, बाकी सारा पानी गंदा होकर के नालियों के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि घर में हम पानी नहीं लाएं। लेकिन इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि घर से जो हम लोग पानी निकालें उसको फिल्टर करके तभी हम लोग नाली में छोड़ें, ताकि वो नाली का पानी अगर कहीं जाता है तो वहाँ मिल जाए। इससे बेहतर ये हो कि घर के नाले के अंत में अगर एक हम बड़ा सा चैम्बर बना दें तो चैम्बर में वो जा कर के
जमा हो और फिल्टर हो और उसके बाद वो फिल्टर वाटर नलियों में बहते हुए धीरे धीरे आगे जाए। दूसरा कारण है डंपिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज मतलब घर का कूड़ा कचरा। प्रत्येक घर से 3-4 किलो कूड़ा कचरा निकलता ही निकलता है। उसमें साग सब्जी का अवशेष रहता है, धूलकण रहते हैं, बुहारन रहती है और सारी चीज़ें होते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं? डंपिंग, हम लोग गार्बेज क्यों निकालते हैं? तो घर को साफ करने के लिए। फिर हमें इसको क्या करते हैं, या तो इसे हम लोग बाहर सड़क पर फेंक देते हैं या नहीं तो कहीं सड़क के किनारे फेंक देते हैं। म्यूनिसिपालिटी वाले इसे उठा करके लेके जाते हैं और इसे कहाँ फेंकते हैं? तो नदी, तालाब या झील के किनारे इसको वो डंप कर देते हैं, जमा कर देते हैं, जहाँ वो सालों भर सड़ते रहता है और अंत में बरसात के दिनों में सड़े हुए सारे पदार्थ नदियों या तालाबों और झीलों में पहुँच जाता है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट कारण जिसके चलते हमारा पानी गंदा होता है। गार्बेज को मैनेजमेंट करके हम लोग इसको सुधार सकते हैं, इससे बचा सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन वो सभी सफल रूप से नहीं हो पा रहा है। इसमें प्रत्येक मनुष्य को भाग लेना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। आप अपने घरों में ही गार्बेज से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं और कंपोस्ट बना करके उसका उपयोग एग्रीकल्चर में किया जा सकता है। या तो खुद करें या नहीं तो जो कंपोस्ट का उपयोग करते हैं उसे दे दें। एडिशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है प्रदूषण, जल प्रदूषण का। ये वॉशिंग एक्टिविटीज़ के चलते सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमारे पानी में मिलते हैं। प्रत्येक दिन हम नहाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह के साबुन और डिटर्जेंट्स का उपयोग करते हैं। डिटर्जेंट्स और सोप ये बहुत ही डेडली पॉइजनस मैटर है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो पानी में मिल करके इसे पॉल्यूट करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहाए नहीं, हम कपड़ा साफ नहीं करें। हमें मिल करके ये प्रयास करना होगा कि कपड़ा और नहाने का कार्य हम ऐसे जगह में करें जहाँ का पानी हम किसी गड्ढे में जमा करके, चैम्बर में जमा करके उसे फिल्टर करके फिर हम उसको नालियों के थ्रू बाहर करें। बड़े बड़े फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के द्वारा भी गंदा जल बाहर निकाला जाता है। अगर आप निकट भविष्य में भागलपुर गए होंगे तो भागलपुर के रास्ते में एक वाइन फैक्ट्री बनाया गया है, केमिकल फैक्ट्री। उससे जो निकलता है एफ्लुएंस वो वहाँ के इर्द गिर्द खेतों में जमा हो रहा है और आपको एक मील पहले से ही उसकी दुर्गंध आपको महसूस होती होगी। ये गंदा जल फैक्ट्री और इंडस्ट्री से ही निकल रहा है। फैक्ट्री और इंडस्ट्री से निकल करके ये सारे केमिकल पदार्थ हमारे पानी के स्रोत में मिल करके उसको गंदा कर रहे हैं। तो हमें किसी भी कीमत पर इन फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज वाले से ये कराना होगा कि वो उसे फिल्टर करें और तभी शुद्ध जल को ही वो इधर उधर बाहर फेंकें या बाहर नालियों के थ्रू जलखंडों में भेजें। हर वर्ष बारिश होती, वर्षा का मौसम आता है तो बारिश होती है। बारिश जैसे ही होती है तो क्या होता है कि पानी बहता है, सरफेस वाटर जो है वो उसमें बहुत तरह के केमिकल पदार्थ होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, वो बह करके नालियों में, तालाबों में, नदियों में पहुंच जाते हैं और वहाँ के पानी को गंदा करते हैं। सालों भर देखिए भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सारे चीज़ ज़मीन पर ऐसे चरते हैं और चरने के बाद में गोबर वहाँ कर देते हैं। ये गोबर वहीं सालों भर सड़ते रहता है और यही रेन वाटर के थ्रू, सरफेस रन ऑफ के थ्रू ये पहुँच जाते हैं जलखंडों में और पानी को गंदा करते हैं। इससे क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है पानी में, जो कि एक डेडली पॉइजनस मैटर है। तो सरफेस रन ऑफ को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसे हम लोग कहीं जमा करके फिल्टर करके तब हम लोग जलखंडों में जाने दे सकते हैं। ये प्रयास हम लोग कर सकते हैं। अभी भी आपने सुना होगा कि प्रत्येक घर में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लैट्रिन बनवाया है।
पहले हम लोग हिंदुस्तान में ओपन फिल लैट्रिन का यूज़ करते थे, यानी हम लोग ऐसे ही खेत में मैदान में लैट्रिन जाया करते थे और अभी भी जाया करते हैं। ये ओपन फिल लैट्रिन यूज़ जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो लैट्रिन है यानी एक्सक्रीटा जो है वो ज़मीन पर सड़ते रहता है, जिसमें काफ़ी अधिक क्लोराइड है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये सारे चीज़ ज़मीन पर ही सड़ते रहते हैं। और जब बारिश होती है तो बरसात जल के साथ में वो निकल कर करके तालाब में, झील में और नदियों में पहुंच जाता है और हमारे पानी को प्रदूषित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम ये महसूस करके हर घर में लैट्रिन बनवाने का काम कराया है। लेकिन हमें लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा कि वो ओपन फील्ड लैट्रिन न यूज कर करके उस लैट्रिन का उपयोग करें। अभी भी गांव में लोग इस लैट्रिन का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि बाहर ही जाते हैं। तो ये हम लोगों को एक जागरूकता फैला करके, जागरूकता अभियान चला कर करके लोगों को कन्विंस करना होगा कि लैट्रिन में ही जाने से हमारी भलाई है। इतना ही नहीं, इमर्जन ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस, हम लोग मूर्ति पूजा में बहुत विश्वास करते हैं और हर साल लाखों लाख मूर्ति भगवान और भगवती का या देवी देवताओं का मूर्ति बनाते हैं। उसे हम लोग आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न तरह का पेंट यूज करते हैं जिसमें लेड होता है। पूजा खत्म होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इन मूर्तियों को ले जा करके तालाब में, झील में या नदियों में विसर्जन कर देते हैं। उसके द्वारा क्या होता है कि वो सारे केमिकल पदार्थ जिसमें लेड अधिक मात्रा में है, जो कि डेडली पॉइजनस मैटर है, वो हमारे पानी में मिल जाता है और जब हम उसका उपयोग करते हैं पीने में या खाने में तो वो हमारे शरीर में आता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए किसी भी कीमत में मूर्तियों का विसर्जन ऐसे डायरेक्टली पानी में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी प्रयास हो ये सभी लोग मिल करके हम लोग कर सकते हैं। खेती में विभिन्न तरह के फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का उपयोग होता है और ये उपयोग किसान करते हैं, जिसमें से अधिकतर किसान अनपढ़ होते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि किस केमिकल का या किस फर्टिलाइज़र का कितना उपयोग होना चाहिए। बेचारे किसान यही समझते हैं कि जितना अधिक मैं फर्टिलाइज़र दूंगा उतना अधिक उपज होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्लांट को भी अपनी क्षमता के अनुसार से उसे अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है। इसलिए जो उपयोग करने योग्य केमिकल या फर्टिलाइज़र है वो प्लांट उपयोग कर लेता है, बाकी अवशेष के रूप में उसके पत्तों पर या उसके ज़मीन पर पड़ा हुआ रहता है। और जब वर्षा होती है तो उसमें फ्लड के थ्रू वो धीरे धीरे बह करके आकर के नदी, तालाब या झील के पानी में मिल जाता है। इवन अंडरग्राउंड वाटर में भी मिलता है और ये पानी को प्रदूषित कर देता है, यानी कि गंदा कर देता है। इससे हम लोगों को इसे किसी भी कीमत पर बचाना पड़ेगा। किसानों को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कितने केमिकल का व्यवहार किया जाना चाहिए, कितने फर्टिलाइज़र का व्यवहार करना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर ये किया जाए तो इससे केमिकल और फर्टिलाइज़र का मिसयूज भी बंद होगा और कम लागत में उसको अच्छी उपज भी मिलेगी। बर्निंग ऑफ डेड बॉडीज, मरने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि डेड बॉडी को जला देते हैं और ये जलाने का काज हम लोग नदी, तालाब या झील के किनारे करते हैं। जलने के बाद में काफ़ी मात्रा में अवशेष बचता है जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में क्लोरीन होता है, फॉस्फेट होता है, फास्फोरस होता है और दूसरे केमिकल पदार्थ भी होते हैं। ये भी डेडली पॉइजनस हैं और ये मिल करके पानी को गंदा करते हैं। दशाश्वमेध घाट बनारस में है। लोग ये समझते हैं कि वहाँ जलाने से वो मुर्दा सीधा स्वर्ग पहुँच जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन में दशाश्वमेध घाट में 180 क्विंटल ऐश बनता है जो सीधी गंगा नदी में प्रवाहित होता है। उससे पानी हमारा बहुत अधिक प्रदूषित होता है। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि गंगा नदी में ऐश बहाने से वो स्वर्ग नहीं जाएगा, ये बल्कि हमारे
पानी को गंदा करेगा और वो जो पिएगा उसको स्वर्ग पहुंचाने में वो मदद करेगा। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि लोगों में ये अंधविश्वास है कि गंगा नदी में अगर डेड बॉडीज को फेंक दिया जाए तो वो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। डेड बॉडी पानी में सड़ करके गल करके विभिन्न तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उत्पादन करते हैं, जो हमारे पानी को पॉल्यूट करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसे भी हम लोगों को रोकना पड़ेगा। दूसरा एक है बोटिंग एंड शिपिंग। हम लोग नदी, विशेषकर नदियों का, विभिन्न तालाब और झील का भी उपयोग बोटिंग के लिए करते हैं। आज बोटिंग जो होता है, ये पहले तो डेंगी चलाते थे जिसमें हाथ से हम लोग उसको चला करके ये कर लेते थे, लेकिन आज मोटर बोट हो गया है। अब मोटर में विभिन्न तरह के केमिकल्स यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल इत्यादि का व्यवहार करते हैं। उसमें से जो अवशेष होता है वो निकल करके सीधे पानी में मिलता है और ये पानी को पॉल्यूट करता है। समुद्र के किनारे या समुद्र में या बड़े बड़े नदियों में शिपिंग होती है, बड़े बड़े शिप्स चलते हैं और उस शिप में भी ये केमिकल पदार्थ का उपयोग होता है। कभी कभी ये सुनते होंगे कि ये फ्यूल यानी कि केरोसिन, डीजल या पेट्रोल लाने वाला बड़ा बड़ा शिप ब्रेक कर गया और वो सारा का सारा समुद्र में फैल गया और समुद्र में फैल जाने के चलते वहाँ के अंदर में पाई जाने वाली जितनी मछलियाँ थी या जितने जानवर थे वो सारे के सारे मर गए, वो पॉल्यूशन के चलते हो गया। तो हमें ये करना होगा कि इन बोट्स में या शिप्स में ये केमिकल पदार्थ का जो उपयोग करें, वो जो अवशेष उसका बाहर निकलता है उसको किसी कीमत में पानी में नहीं मिलने दें, या फिर उसमें फ्यूल के रूप में हम लोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का व्यवहार करें, इन केमिकल का उपयोग न करें। मित्रों, ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं मानव जनित हैं। ये सारे के सारे मनुष्य ही करते हैं, मनुष्य ही इसके लिए सबसे जिम्मेदार पर्सन है। और ये जान लें कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण सिर्फ ओवर पॉपुलेशन के चलते हो रहा है। पॉपुलेशन हमारा दिन दुगना रात चौगुना हो गया था। जब हम स्वतंत्र हुए थे तब हमारा पॉपुलेशन करोड़ में था और आज अरब में पहुंच गया है। इसलिए ये जो ओवर पॉपुलेशन है, इसी के चलते ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें मनुष्यों को मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी संख्या बढ़े नहीं, उसको रोकने की ज़रूरत है और इसको हम लोग जन जागरण के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हम जल का संरक्षण कैसे करेंगे। जल का संरक्षण तो होना ही होना है, साथ ही साथ हम लोगों को जल का संचयन भी करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। एकमात्र सोर्स पानी का हमारे धरती पर वर्षा है। वर्षा जल ही हमारा उपयोगी जल है। वर्षा जल जो है, इसमें से अधिकतर जल बह करके छोटे छोटे नदियों में, उससे बड़े नदियों में और फिर वो समुद्र में पहुंच जाता है। यानी ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर हम लोग इसको संचय नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते पानी का लेवल ज़मीन के अंदर में काफ़ी नीचे चला गया है। हर बार आप लोग सुनते होंगे पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, इसलिए बोरिंग नहीं किया जाए। और ये नहीं, उसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जल का संचयन कर सकते हैं। जो वर्षा जल होता है उसको हम लोग बचा करके रख सकते हैं और ज़मीन को चार्ज कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर उस पानी को डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे सरल उपाय है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग सरकार नहीं कर सकती है। वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में प्रत्येक आदमी को करना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल सी मैंने प्रक्रिया है। क्या करते हैं कि हमारे घरों के छतों पर पानी आता है और वो छोटे छोटे नाली के थ्रू ज़मीन पर आता है। तो हम लोग ये करें कि जहाँ वो ज़मीन पे आता है उस जगह पर छोटा छोटा खड्डा खोद दें, 2x4, 3x4, 4x4 या जो जिसके पास जितनी जगह है, और उस खड्डे में उस पानी को जमा करें। उस खड्डे को अच्छा रूप देने के लिए आप लोग उसे
ईंट से घिरवा सकते हैं, लेकिन ईंट में जाली बनाना पड़ेगा और उसको ऊपर से ढक भी सकते हैं। तो क्या होगा कि ये पानी जो हमारे छतों के थ्रू नीचे आ रहा है वो उस खड्डे में जमा हो जाएगा और ज़मीन में अवशोषित हो जाएगा और जल के पानी का स्तर बढ़ जाएगा। अगर ये हम लोग करते हैं जल संचयन का कार्य तो बहुत ही उपयोगी होगा। प्रत्येक घर में अगर ये हो जाए तो बहुत ही उपयोगी है। जिसके घर में जगह नहीं है वो अपने कमरे के अंदर में भी कर सकते हैं। कमरे के अंदर में गड्ढा बना दीजिए और उसको उसमें संचय करके ऊपर से ऊपर उसको ढक दीजिए। गांव में, शहरों में छोटे छोटे तालाब बना करके, छोटे छोटे खड्डे बना करके इसको हम लोग कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने एक प्रयास तो ज़रूर किया था, छोटा सा पिट बनाया था जिसमें मछली पालन के लिए या जल संचयन के लिए ही किया गया था, लेकिन अभी देखते हैं कि फिर वो प्रोग्राम धीरे धीरे समाप्त हो गया। अभी बहुत सारे तालाब बनाने की ज़रूरत है, नदी बनाने की ज़रूरत है, डैम बनाने की ज़रूरत है। इन सबों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जल का संचयन कर सकते हैं। और अगर वो जल संचय हो जाए तो हमारा पानी का समस्या पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी कीमत में जल को बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। और वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल गिफ्ट टू द मैनकाइंड। मनुष्य के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेशकीमती प्रदत्त चीज़ है जो हमें प्रकृति देती है, ईश्वर देती है या भगवान देते हैं। इसलिए इस पानी को हमें बचा करके रखना है। आज हम इसे चूँकि मुफ्त मिल रहा है इसलिए इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं मिलने लगेगा तो इस महत्ता को हम लोग तब समझेंगे। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिल कर के ये प्रयास करें कि जल बचे, जल का बचाव हो, जल गंदा नहीं हो और जल का संचयन हो। अगर जागरूकता का अभियान एक फैलाया जाए, सभी लोग उसमें भाग लें और निरीह लोगों को ये बताएं तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे और समझने के बाद पानी को बचाने का कार्य और पानी को संरक्षण का कार्य निश्चित रूप से वो करेंगे। क्योंकि अगर किसी के जान पर आफत आएगी तो वो कार्य करने के लिए निश्चित रूप से तैयार होगा। मित्रों, मैं फिर इसी शब्द के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि जल का संचयन हो, जल का संरक्षण हो, पानी बचाओ और जीवन बचाओ। धन्यवाद। ठीक है। जी सर।